डेमन के इतना कहते ही रूहानी हैरानी से उसको देखने लगी। रूहानी डरते हुए बोली, देखो डेमन, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ये काली दुनिया अपने आप में एक भूल भुलैया है। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी को खत्म कर देगी और क्या पता तुम्हारे आने वाले बच्चे इस काली दुनिया के शैतान बन जाएं। रूहानी की बात सुन के डेमन उसको देखते हुए बोला, उसकी फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। हाँ काली रानी, ओह आई एम सॉरी। अब कहाँ काली रानी, अब इस दुनिया का राजा में हूं, इसलिए ज्यादा बकवास करने जरूरत नहीं है। डेमन ने वो ताज अपने हाथों में लिया और मुस्कुराते हुए बोला, आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी रूही की जान बचा पाया हूं, लेकिन तुम मेरे लिए नहीं हो, लेकिन तुम्हें अपने साथ ले जाना मेरी मजबूरी है। डेमन ने इतना कह के वो ताज अपने हाथों से छुआ और उसको आंखें बंद करके गायब कर दिया। रूहानी बस सब होता देख रही थी। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी वो आगे बढ़ के सब रोक पाए। डेमन ने रूही को अपनी बाहों में उठाया और उसको लेके काली दुनिया के इकलौते रास्ते से बाहर निकल गया, जहां पीछे रूहानी नफरत से बोल रही थी, मैं जरूर तुमसे बदला लेने आऊंगी। लेकिन डेमन उसको इग्नोर करके चला गया। वही रूहानी बस उसको जाता देखती रही। डेमन काली दुनिया से बाहर निकल के वापस उस दुनिया में आ गया था। रूही अभी भी बेहोश थी, लेकिन उस दुनिया से बाहर जाते ही रूही को होश आ गया था। रूही खुद को डेमन की गोद में देख के चौंक गई थी। रूही हैरानी से बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं कैसे? डेमन धीरे से बोला, स्वीट हार्ट, तुम्हें तो मैं रात में देखता हूँ फिलहाल के लिए। मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना है, लेकिन याद रखना तुम नहीं बचोगी आज। डेमन के कहते हुए रूही हैरानी से बोली, मैं यहाँ कैसे आई? और वो रजत रूहानी सब? तभी डेमन से पहले उस आदमी की आवाज गूंजी, प्रिंस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से आज मेरा श्राप खत्म हो गया, वरना मैं कब से इस श्राप से मुक्त होना चाहता था। आपका ये एहसान मैं उम्र भर याद रखूंगा। डेमन उस आदमी की बात सुन के प्यार से बोला, तुमने ये खुद किया है। तुमने आने वाले राजपाट की रानी और उसके राजा की मदद करके खुद को इस श्राप से मुक्त कराया है, लेकिन अब मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम मेरे सामने आओ। डेमन के इतना कहते ही अचानक बहुत तेज रोशनी आई और अचानक से चारों तरफ एक अजीब से खुशबू फैल गई। रूही और डेमन ने जैसे ही सामने देखा, एक बहुत खूबसूरत और हैंडसम लड़का जो कि उनको ही देख रहा था। डेमन हैरानी से बोला, तुम थे वो जिसकी आवाज मैंने सुनी? वो लड़का अपनी गर्दन हिला के बोला, चौंक गए प्रिंस? डेमन रूही की आंखों पे हाथ रखते हुए बोला, तुम मत देखो। रूही गुस्से से डेमन का हाथ हटाते हुए बोली, चुप करो, पागल आदमी में भला क्यों उसको देखूंगी? डेमन के कहते ही वो लड़का हंसते हुए बोला, आई एम रिहान, वेम्पायर लोक की क्वीन को मेरा प्रणाम, मैं आज से आपका बॉडीगार्ड हूं। डेमन हैरानी से बोला, मैंने कब तुम्हें हमारा बॉडीगार्ड बनाया? रिहान प्यार से बोला, प्रिंस उसकी फिक्र आप मत करिए। जब आपने मुझे इस श्राप से मुक्त करा, मैं तभी अपनी जिंदगी को आपके नाम कर चुका था। अब आप जल्दी चलिए, कहीं महारानी की ताजपोशी में देर हो गई तो क्या होगा? रिहान की बात सुन के डेमन ने उसको घूर के देखा और जल्दी से बोला, चलो। रूही डेमन के इतना कहते ही रिहान दोनों को देखते हुए बोला, वेट प्रिंस, जैसे आप आए थे? जरूरी नहीं, वैसे आप जाएंगे भी। अब आप आसानी से यहां से जा सकते हैं, बस आप आंखें बंद करिए। रिहान के कहते ही सबने आंखें बंद कर ली और कुछ ही पलों में सब मेंशन के अंदर थे। महारानी क्रिस्टन, जो कि अब शांति से बैठी थी, अचानक किसी का एहसास करके उठ बैठी। महारानी क्रिस्टन के उठते ही टाइगर जल्दी से बोला, क्या वो लोग आ गए? महारानी क्रिस्टन के चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। वही सब हैरान रह गए, क्योंकि महारानी क्रिस्टन बहुत कमी से मुस्कुराती थी। अलेक्स जल्दी से बोला, अभी हम इस बात के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, पहले रूही की ताजपोशी जरूरी है। माँ, मैं वेम्पायर लोक में जा रहा हूँ, आप जल्दी से सबको लेके वहां पहुंचिए। अलेक्स के कहते ही सबने हाँ में सर हिलाया। अलेक्स गायब हो गया था। वही महारानी क्रिस्टन जल्दी से डेमन और रूही के पास गई और उसके गले लग गई। तुम दोनों वापस आ गए, मैं तो डर ही गई थी। रूही धीरे से बोली, आई एम सॉरी माँ, आप जानती हैं ना, अगर मैं वो रिंग नहीं फेंकती तो काली रानी निया को अपना शिकार बना लेती। रूही के कहते ही महारानी ने उसके सर पे अपने होंठ रखे और प्यार से बोली, इन सब के बारे में बाद में करते हैं, फिलहाल तुम्हारी ताजपोशी का टाइम है, चलो। महारानी के कहते ही पीछे से रिहान बोला, रुकिए बड़ी रानी,
आप मेरा तो स्वागत करिए, मैं आपके बहू बेटे के साथ उनका बॉडीगार्ड बनकर आया हूँ। महारानी क्रिस्टन अजीब नजरों से रिहान को देखते हुए बोली, ये कौन है? डेमन रिहान को देखते हुए बोला, उन सब के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी के लिए हमें वैम्पायर लोक चलना चाहिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। डेमन के कहते ही सब वैम्पायर लोक के लिए निकल गए थे और कुछ ही मिनटों में सब वही थे। सामने 2 बहुत बड़े सिंहासन रखे हुए थे। रूही हैरानी से बोली, यहाँ बैठना है मुझे? महारानी ने हाँ में गर्दन हिलाया और सामने जाके खड़ी हो गई। महारानी सबको देखते हुए बोली, मेरे प्यारे वैम्पायर लोक के वासी, आप सबने मेरी ताजपोशी में मेरा बहुत साथ दिया और मैं सदा उसकी आभारी रहूंगी। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे पति के अचानक छोड़ के जाने की सारी जिम्मेदारी मेरे सर आ गई थी और मुझे इस जिम्मेदारी में आके अपने बच्चों को भी खुद से दूर करना पड़ा था। लेकिन अब वक्त आ गया है ये राजपाट किसी और हाथ में सौंपने का जो इसके अगले हकदार है, आप सबकी नई महारानी और महाराजा, जिनकी वजह से अब पूरा वैम्पायर लोक एक नए तरीके से चलेगा। मुझे आप सबको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है, मेरी बहू रूही और मेरा बेटा डेमन आप सबके नए राजा और रानी हैं। तो मैं अपने नए राजा और रानी से कहूंगी, आप दोनों आके अपना सिंहासन संभालें। महारानी के इतना कहते ही डेमन ने रूही का हाथ पकड़ा और उसको लेके महारानी की तरफ बढ़ने लगा। आ गया वो दिन जिसका सबको इंतजार था, तो क्या तैयार हैं आप सब रूही को महारानी बनता देखने के लिए? रूही डरते हुए डेमन के साथ महारानी की ओर बढ़ने लगी तो डेमन हैरानी से बोला, क्या हुआ? तुम्हारा ही है सब और तुम ही डर रही हो? ये तो सही नहीं, अब तुम्हें ही सब संभालना होगा। डेमन के इतना कहते ही रूही हिम्मत करके महारानी के सामने खड़ी हो गई थी। महारानी ने सबको देखा और चिल्लाते हुए बोली, तो तैयार हैं आप सब? महारानी के इतना बोलते ही सभी वैम्पायर जोर जोर से हाँ करने लगे थे। वहीं लेनोरा और गुरुजी हैरानी से सब देख रहे थे। लेनोरा का दिमाग खराब होने लगा था, उसको समझ नहीं आ रहा था वो करे क्या, क्योंकि उसके सामने ही सब ऐसा होने लगा था। वही गुरुजी भी हैरान थे क्योंकि वो ना जाने क्या क्या सोचे बैठे थे, लेकिन अब देख के लग रहा था जैसे कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए अपने चेहरे पे झुटी मुस्कान लाना जरूरी था, वरना ना जाने डेमन और महारानी दोनों के साथ ही क्या करते। महारानी की आवाज फिर से चारों तरफ गूंजी, जो कि डेमन और रूही की तरफ देख के कह रही थी, मैं तुम दोनों को ये वरदान देती हूँ, आज से तुम इस पूरे वैम्पायर लोक को चलाओगे और तुम्हारे आने वाले बच्चे इस वैम्पायर लोक के राजा और रानी होंगे। महारानी के इतना कहते ही सब खुश हो गए। महारानी ने तभी इशारा करा और 2 ताज जो दिखने में बेहद खूबसूरत लग रहे थे, जिन्हें देख के हर कोई बस आंखें फाड़े उन ताजों को देख रहा था, महारानी ने सबसे पहले एक ताज उठाया और रूही की तरफ बढ़ते हुए बोली, हमेशा कहा जाता है लड़के लड़कियों से पहले आते हैं, राजपाट संभालने के ऊपर भी लड़कियों को पीछे कर दिया जाता है, लेकिन हम तुम्हारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण हैं। हम ना जाने कब से ये राजपाट संभालते आ रहे हैं और तुमसे भी हम यही उम्मीद करेंगे। तुम आने वाली पीढ़ियों को अच्छी बातें बताओ और उन्हें सब समझाओ। क्या तुम तैयार हो? महारानी की बात पे डेमन ने रूही की तरफ देखा तो रूही ने उसका हाथ और टाइट पकड़ लिया और रूही डेमन के और ज्यादा चिपक गई। महारानी ने आंखों से डेमन को इशारा करा तो डेमन ने रूही की बेक को हल्की सी रब करी, जिससे रूही धीरे धीरे महारानी की ओर बढ़ने लगी। महारानी ने उस ताज को चूमा और आखिरकार उसको रूही के सर पे रख दिया और जैसे चारों तरफ एक अलग सा माहौल छा गया। हर कोई तालियां बजाने लगा और पूरे वैम्पायर लोक में एक खूबसूरत रोशनी फैल गई। रूही के देखते देखते ही वैम्पायर लोक पूरा बदल गया था। हर तरफ नई चीजें आ गई जो रूही से मिलती जुलती थीं। रूही डेमन की तरफ घूरते हुए बोली, ये सब क्या हो रहा है? लेकिन डेमन से पहले जवाब महारानी ने दिया था। महारानी प्यार से बोली, जब हम यहाँ की नई रानी बने थे तब भी पूरे वैम्पायर लोक में इसी बदलाव आया था और अब भी ऐसे ही बदलाव आया है। वैम्पायर लोक की यही खास बात है, यहाँ जो भी राजा या रानी चुना जाता है सब कुछ उसके हिसाब से चलता है और अब ये सब तुम्हारे हिसाब से चलने लगा। पूरे वैम्पायर लोक में तुम अपनी झलक देख पा रही होगी, है ना? महारानी के कहते ही रूही ने हाँ में गर्दन हिलाई। तभी महारानी ने दूसरा ताज उठाया और डेमन की तरफ बढ़ते हुए बोली, तुम्हें वैम्पायर लोक का राजा ही नहीं, अपनी बीवी को भी संभालना है। रूही मासूम है, अभी उसके अंदर बचपना है।
हमने उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। यकीनन वो इसको निभाएगी, लेकिन जैसे तुम हर बार रूही को सपोर्ट करते हो, उसके साथ रहते हो, ठीक वैसे ही अब भी तुम्हें उसका सपोर्ट करना होगा। डेमन ने रूही का हाथ पकड़ा और उसको चूमते हुए बोला, रूही मेरी जान है और जब भी कोई मुसीबत उस पे आएगी, उसको इससे पहले मुझसे होके जाना होगा, और कुछ भी हो जाए मैं और रूही एक रहेंगे और कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। महारानी ने मुस्कुरा के ताज डेमन के सर पर रख दिया और चारों तरफ फिर से रोशनी दिखाई देने लगी। सब जोर से तालियां बजाने लगे थे। डेमन ने रूही का हाथ पकड़ा और दोनों सिंहासन पे बैठ गए, और उनके सिंहासन पे बैठते ही फिर से एक तेज रोशनी आई। सबने उस तरफ देखा तो एक तेज रोशनी से एक बहुत बूढ़ा सा आदमी दोनों को देख रहा था। उस आदमी ने महारानी क्रिस्टन को देखा और धीरे से बोला, आपने अपनी जवानी और अब उम्र की इस पड़ाव में भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है, और आपकी इस बात से हम बहुत खुश हैं। लेकिन अब ये मौका आपके बहू और बेटे को मिला है। इनका हर मुसीबत से लड़ जाना इस बात का गवाह है। ये इस पद की रक्षा भी अच्छे से करेंगे, और आज हम इसलिए इन दोनों को अपना आशीर्वाद देने आए हैं। उस आदमी ने इतना कहा और फिर से एक रोशनी डेमन और रूही के सर पे जाने लगी। डेमन और रूही ने हाथ जोड़ के अपना सर झुकाया और वो रोशनी गायब हो गई। उसके साथ ही वो आदमी भी गायब हो गया। रूही ने खड़े होके सबको देखा और जोर से बोली, आज मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आज आपकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ है। आपने मुझे नई महारानी के रूप में अपनाया। मैं बहुत खुश हूँ और मैं कोशिश करूंगी आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूं। रूही और डेमन दोनों खड़े हो गए और सबने उनको अपना आशीर्वाद दिया। तभी महारानी दोनों की तरफ बढ़ते हुए बोली, तुम जब चाहें अपनी ताकतों का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल मत करना। हमेशा किसी की मदद के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए। अब वैम्पायर लोक का हर फैसला तुम्हारी सहमति से होगा। यहाँ हर कोई तुम्हारी सहमति से आएगा और तुम्हारी सहमति से जाएगा। डेमन, अगर उस घर का दरवाजा होगा तो तुम वो घर होगी। डेमन, अगर किसी चीज तक जाने का रास्ता होगा तो तुम वो रास्ता बताने वाली होगी। तुम दोनों के दूसरे के बिना अधूरे रहोगे। हमेशा हर फैसला तुम दोनों का लिया होगा, और उम्मीद करूंगी जिंदगी में कोई ऐसा पड़ाव ना आए जहां तुम्हारे फैसले अलग हो जाएं। और जब भी तुम्हारी कोई संतान होगी, उसके 25 साल पूरे होते ही तुम्हें उसको यहाँ का राजा बना देना होगा, वरना ये पद खतरे में आ जाएगा। अगर तुम दोनों में से कोई अकेला इस वैम्पायर लोक का राजा या रानी बनता, तब तुम हमेशा इस पे राज करते। लेकिन अब तुम दोनों एक पति पत्नी के रूप में सब संभालोगे, इसलिए तुम्हारी संतान भी जल्दी ही ये सब संभालेगी। लेकिन ऐसा मत सोचना उसके आने के बाद तुम्हारा यहाँ कोई मतलब नहीं रहेगा। राजा भले ही वो बन जाए, लेकिन जब तक तुम नहीं चाहोगे, जिम्मेदारियां उसको नहीं मिलेगी। इसलिए तुम्हें अपने आने वाली संतान को सब समझाना होगा। अब तुम दिनों अपने ताज को गायब कर सकते हो और अपने इस ताज को कभी भी पहन सकते हो। ये सब तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा। महारानी के कहते ही दोनों ने अपने ताज को देखा और वो ताज अचानक गायब हो गया। हो चली है शुरुआत नई जिंदगी की। क्या डेमन और रूही निभा पाएंगे अपनी जिम्मेदारी को, या फिर से कोई दुश्मन आएगा? महारानी के कहते ही डेमन और रूही ने अपना ताज गायब कर दिया और दोनों फिर से पहले की तरह खड़े हो गए। दोनों के खड़े होते ही महारानी प्यार से बोली, चलो अब वापस चलें। अब से तुम्हें यहाँ आना जाना होगा। मैं अब कुछ नहीं हूं। महारानी क्रिस्टन के कहने पे रूही उनके पास जाते हुए बोली, नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आप ही हमारी मेंटोर हैं और आपकी ही वजह से मैंने और डेमन ने ये पद हासिल किया है। इसलिए मुझे नहीं लगता आपका रिश्ता वैम्पायर लोक से खत्म होगा। अच्छा चलिए, अब हम घर चलते हैं। रूही के कहने पे सब मेंशन में वापस आ गए थे। वहीं दूसरी तरफ निया बड़े आराम से सो रही थी। टाइगर ने निया की टांग पकड़ी और उसको अपने करीब खींच लिया। निया को एकदम अजीब लगा। निया ने गुस्से से टाइगर को घुरा और नफरत से बोली, दिमाग को बेंच आए हो क्या? लगता तो यही है, क्योंकि दिमाग सही होता तो ये बकवास ना करते। और तुम्हें कोई हक नहीं, मुझे छूने का कोई भी नहीं समझ आया? टाइगर, जिसका गुस्से से पहले से बुरा हाल था, अब गुस्से से निया को अपने करीब करते हुए बोला, एक शब्द भी तुम्हारे मुंह से निकला ना तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निया, जो थोड़ी सी डर गई थी, इस बार और गुस्से से बोली, देखो टाइगर, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब है, इसलिए बेहतर होगा
मुझसे बकवास मत करो। मुझे पता है मेरी माँ और भाई मुझे तुम्हारे चुंगल से निकाल लेंगे, और फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। टाइगर निया की बात को पूरे तरीके से इग्नोर करते हुए बोला, तब की बात तो तब देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें बता दूं, मेरे भाई रूही भाभी को तुम्हारी माँ की काली दुनिया से बचा ले आए हैं, और मुझे ये भी बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। अब तुम्हारी माँ यहाँ कभी वापस नहीं आएंगी और ना तुम्हारा भाई तुमसे कभी मिल पाएगा। निया, जो कि अभी तक टाइगर की बातों को गुस्से से सुन रही थी, इस बार तो जैसे उसके दिल में नफरत ही भर गई। निया टाइगर को धक्का देते हुए बोली, क्या कहा तुमने? फिर से कहना। निया की बात सुन के टाइगर को एहसास हुआ उसने क्या कहा है, लेकिन वो जानता था अब काफी देर हो चुकी है, इसलिए उसने निया की आंखों में देखा और उसको बेड की तरफ धक्का देते हुए बोला, चलो रात हो गई, सो जाओ। लेकिन निया के दिमाग में टाइगर की कही बात गूंज रही थी। निया ने टाइगर को धक्का दिया और खुद कमरे से बाहर चली गई। निया के बाहर जाते ही टाइगर भी उसके पीछे पीछे आ गया। निया बाहर जाके गुस्से से बोली, मेरी माँ और मेरे भाई के साथ क्या किया है तुमने? निया के कहने पे टाइगर जल्दी से बोला, आई एम सॉरी भाई, बस गलती से मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन इसने मुझे गुस्सा दिलाया था, मैं क्या करता। डेमन टाइगर को घूर के निया की तरफ बढ़ते हुए बोला, आई एम सॉरी निया, लेकिन अगर वक्त रहते उन्हें ना रोका जाता तो वो तुम्हारी जान की दुश्मन बन जाती। निया गुस्से से बोली, मैं तुम्हारा यकीन कर लूंगी। तुमने मेरे माँ और भाई को कहाँ कैद किया है? रूहानी के कैद होने की बात सुन के महारानी क्रिस्टन, लेनोरा, रूही, गुरुजी और सिम्मी सबने डेमन और निया की तरफ देखा, क्योंकि ये बात रिहान, अलेक्स और टाइगर को ही पता थी। डेमन ने जो भी उस काली दुनिया में हुआ था सब कुछ सबको बता दिया था। निया की आंसू बह निकले थे। वहीं महारानी हैरानी से डेमन को देख रही थी। रूही गुस्से से डेमन की तरफ बढ़ी और अगले ही पल डेमन के गाल पे रूही के नाजुक हाथ ने निशान छोड़ दिया था। रूही गुस्से से बोली, इसका मतलब तुम उस काली दुनिया के राजा बन के आए हो? रियली डेमन? और तुम इन सब के बाद भी चुप थे। अगर निया कुछ ना बताती तो हमें पता ही नहीं चलता। डेमन रूही को शांत करते हुए बोला, देखो रूही, मैंने सब जानते बुझते किया है, इसलिए बेवकूफी मत करो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ क्या गलत है क्या सही, इसलिए मैं नहीं चाहता कुछ भी ओवर हो यहाँ पे। लेकिन मेरी मजबूरी थी। अगर मैं उस टाइम ये रिस्क ना लेता तो मैं तुम्हें और अपने वैम्पायर लोग को सबको खो देता, इसलिए मुझे इस बात पे कोई भी डिस्कशन नहीं करना। अब मैं थक गया हूँ। रूही गुस्से से महारानी को देखते हुए बोली, माँ आप कुछ क्यों नहीं कहती? देखो इसने काली दुनिया को अपने नाम कर लिया, ये गलत है। महारानी क्रिस्टन धीरे से बोली, इसने कुछ गलत नहीं किया, इसलिए कोई भी इस बारे में बात ना करें। अगर तुम वो ताज पहनती तब गलत होता। डेमन के पहनने से हमारे पास शक्तियां आएंगी, जाएंगी नहीं। निया नफरत से बोली, सबके सब ऐसे ही हैं और मुझे कैसे भी मेरे माँ और भाई चाहिए, वरना मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। वहीं रूही प्यार से बोली, देखो निया, मैं जानती हूँ तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा भी यकीन है तो प्लीज मेरी बात समझो। मैं खुद वहां थी। रजत और रूहानी ने खुद बोला, अगर मैंने वो ताज नहीं पहना तो वो तुम्हें मार देंगी। अब खुद देखो, जो लोग तुम्हें मारने की धमकी मुझे दे रहे हैं, तुम उन लोगों के लिए क्यों लड़ रही हो? मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। रूही की बात सुन के निया बिना कुछ बोले गुस्से से अपने कमरे में चली गई थी। वहीं महारानी क्रिस्टन टाइगर को रोकते हुए बोली, देखो टाइगर, निया के ऊपर गुस्सा मत करना, वो अभी हर्ट है और इसमें उसकी भी गलती नहीं है। ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानते हो। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। निया की माँ थी रूहानी और उसका भाई रजत, भले वो कैसे भी थे, लेकिन निया की एक जिंदगी उनके साथ गुजरी है, इसलिए उसको समझने और समझाने की कोशिश करना। टाइगर गुस्से से बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन अब बहुत हो चुका। उसका मुझे बार बार गलत करने पे मजबूर कर रही है और उसको अभी अपने माँ बाप की असलियत नहीं पता। जब पता चलेगी वो भी उनसे इतनी ही नफरत करेगी। लेकिन अभी तो वो तुमसे नफरत करती है। रिहान, जो कि कब से सब सुन रहा था, बड़े आराम से बोला तो टाइगर ने गुस्से से उसको देखा। अब तू कौन है? रिहान प्यार से बोला, मैं रिहान हूँ, तुम्हारे राजा और रानी का बॉडीगार्ड, लेकिन मैं तुम्हारे भी काम आ सकता हूँ। अगर क्वीन चाहे तो वो अपनी शक्तियों से तुम्हारी उस बीवी को वहां पे जो भी हुआ सब दिखा सकती है। रिहान की बात पे सबने हैरानी से उसको देखा।
क्या रूही करेंगी मदद टाइगर की, या निया का गुस्सा और भड़काएगा टाइगर को? जानने के लिए सुनिए ब्लडलस्ट, सेडक्शन ऑफ द नाइट।